नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। आज की कहानी है एक मैकू नाम के लड़के की। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रात के अंधेरे में मैकू अपनी कार को दौड़ाए जा रहा था। मैकू को खुद कार चलाना और दूर दूर की यात्राएं करना बहुत ही पसंद था। मैकू के बगल वाली सीट पर उसका दोस्त रमेश बैठा था। वे दोनों मुंबई से मैहर भगवती दर्शन के लिए जा रहे थे। मैकू के माता पिता ने लाख समझाया कि बेटे, इतनी लंबी दूरी तुम लोग ट्रेन से मत करो, लेकिन मैकू नहीं माना और अपने दोस्त के साथ कार से ही रवाना हो गया। रात के करीब 2 बजे होंगे। कार सड़क पर भागी जा रही थी। रह रहकर इक्के दुक्के ट्रक आदि भी गुजर रहे थे। अचानक कार में कुछ गड़बड़ी मालूम हुई। मैकू ने सड़क किनारे कार को रोक दिया। मैकू कार से नीचे उतरकर बोनट खोला और जांच पड़ताल करने लगा। उसका दोस्त रमेश कार में ही बैठा रहा। काफ़ी देर बाद इधर उधर करने के मैकू ने रमेश से कार को चालू करने के लिए कहा, पर यह क्या, रमेश तो बार बार चाबियां ही घुमा रहा था, पर अब कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी रात को वे दोनों क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक रमेश के दिमाग में एक ख्याल आया और वह सड़क पर खड़े होकर इक्की दुक्की जाने वाली गाड़ियों को रोकने लगा और हाथ से इशारा करने लगा, पर कोई गाड़ी रुकने को तैयार नहीं थी, क्योंकि रात का समय और सुनसान इलाका होने के कारण कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हाईवे आदि पर रात को लोग लूटपाट करते हैं, इसलिए किसी ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। अचानक कुछ देर बाद उन्हें एक कार उनके पास आकर रुकती हुई दिखाई दी। कार तो ऐसे लग रहा था जैसे बाबा आदम के समय की हो, यूं कहें जैसे किसी राजा महाराजा की कार हो। कार के रुकते ही मैकू भागकर उस कार के पास गया। उस कार में ड्राइवर के अलावा 3 लोग बैठे थे। इन 3 में से एक महिला और एक किशोरी थी। मैकू ने कार में बैठे लोगों से कहना शुरू किया कि मेरी कार खराब हो गई है, आप लोग आसपास की कोई बस्ती हो या गैराज हो तो हमें वहाँ तक पहुँचा दीजिए। उसकी बात को सुनते ही उस कार का ड्राइवर नीचे उतरा और अपनी कार की डिग्गी से एक पतला वायर निकाला। मैकू कुछ समझ पाता तब तक वह ड्राइवर अपनी कार से मैकू की कार को बांध देता है। कार को बांधने के बाद उस ड्राइवर ने इशारे से मैकू को अपनी स्टीयरिंग सीट पर बैठने का इशारा किया। मैकू के स्टीयरिंग पर बैठते ही रमेश भी मैकू की बगल वाली सीट पर बैठ गया। अब उनकी कार को खींचते हुए वह पुरानी कार एक कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगी। मैकू और रमेश निश्चित लग रहे थे। उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इस पुरानी कार के यात्री समृद्ध घराने से लग रहे थे। लगभग 15-20 मिनट के बाद उनकी कार एक पुरानी हवेली के सामने खड़ी हुई। मैकू और रमेश अपनी कार से उतर चुके थे। दूसरे कार से उनका ड्राइवर निकला और रौबदार आवाज़ में बोला कि आप लोग अंदर चलें, अभी मैकेनिक बुलाकर आपके कार को ठीक करा दिया जाएगा। और उसके बाद वे लोग निकल गए। मैकू और रमेश कुछ कहे बिना उस ड्राइवर के साथ उस पुरानी हवेली में प्रवेश कर गए। हवेली बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही पुरानी लग रही थी। एक बार मैकू और रमेश को चौंकाने वाली लगी कि इतने समृद्ध लोगों के रहते हुए यह हवेली इतनी गंदी क्यों लग रही है। जगह जगह जाले लटके हुए थे। अजीब प्रकार की बदबू भी आ रही थी। मैकू और रमेश कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़े उस बूढ़े ड्राइवर के पीछे पीछे हवेली में अंदर बढ़ते जा रहे थे। अचानक हाथ में चिराग लिए एक अधेड़ महिला आई, जो थोड़ी सी डरावनी लग रही थी। उसने इशारे ही इशारे में उस ड्राइवर को कुछ कहा। वह ड्राइवर
मैकू और रमेश को उस अधेड़ महिला के पीछे जाने का इशारा करते हुए खुद ही दूसरी तरफ चल गया। वह अधेड़ महिला उन दोनों को लेकर एक बड़े कमरे में दाखिल हुई। यह कमरा काफ़ी अच्छा था, पर यह चौंकाने वाली बात लग रही थी कि इस पुरानी गंदी हवेली में इतना सुंदर सुसज्जित कमरा कैसे हो सकता है। वह कमरा दुधिया प्रकाश से भरा हुआ था। यह प्रकाश कहाँ से आ रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। मैकू और रमेश उस कमरे में लगी आलीशान कुर्सियों पर बैठ गए। उनकी आओ भगत शुरू हो गई थी, पर अब उन दोनों को बहुत सारी बातें अजीब लग रही थीं। अब उस बड़े कमरे में कम से कम 12-15 लोग जमा हो गए थे। कहीं स्वादिष्ट भोजन की खुशबू थी तो कहीं पैगों का दौर चल रहा था। मैकू तो आए दिन दूर दूर की यात्राएं करता था। रात बिरात वह कहीं भी चला जाता था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास तो था, पर वह एकदम निडर स्वभाव का था। वह अपने भाव को माँ मैहर वाली का बहुत बड़ा भक्त मानता था और वर्ष में कम से कम 2 बार माँ के दर्शन अवश्य करता था। उसके गले में माँ की माला हमेशा लटकी रहती थी और साथ ही उसके शर्ट की ऊपरी जेब में एक छोटा सा दुर्गा चालीसा पड़ा रहता था। उसे जब भी थोड़ा समय मिलता इस चालीसा को निकाल कर पढ़ लिया करता था। पर आज निडर मैकू को लगने लगा था कि वह उसका दोस्त किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उसके आसपास के लोगों का व्यवहार कभी कभी अजीब चौंकाने वाला होता जा रहा था। मैकू भी डरा नहीं और हिम्मत से काम लिया। उसने अपने दोस्त को उठने का इशारा किया और पास में लगे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और इशारे में यह भी कह दिया कि तुम कसकर मेरा हाथ पकड़े रहना और डरना तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तो यह बात थी, अब मैकू रमेश जिस सोफे पर बैठे थे वहाँ पास में ही एक आलीशान शीशा लगा हुआ था। मैकू आंखों से रह रहकर उस शीशे में देख ले रहा था। रमेश को अजीब लगा कि मैकू उन कुर्सियों पर से उठकर इस सोफे पर क्यों बैठा। शायद मैकू रमेश के जहन में उठने वाली बात को समझ लिया था। उसने उस शीशे में देखने के लिए इशारा किया। अरे यह क्या! ज्यों ही रमेश ने शीशे में देखा उसकी आंखें सिट्टी पिट्टी गुम हो गईं। भय से उसका चेहरा पीला पड़ गया। दरअसल उस कक्ष में चलते फिरते अच्छे लोग इस शीशे में बहुत ही भयानक लग रहे थे। इतने भयानक कि रमेश का कलेजा उसके मुंह में आ गया। वह पसीने से पूरी तरह भीग गया। शीशे में उसने यह भी देखा कि यह लोग जो पानी या मदिरा पी रहे हैं वह खून जैसा लग रहा है। यह लोग जो खा रहे हैं वह किसी मांस की तरह लग रहा है। अब वह पूरी तरह से परेशान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब इन दोनों का बचना असंभव है। अभी वे आपस में कुछ बात कर लेते, तभी एक बूढ़ा बड़ी बड़ी मूँछों वाला उनके पास आया। वह लोई ओढ़े हुआ था। उसके पीछे पीछे 2-3 सेवक टाइप के लोग थे। वह बड़ा मुस्कुराते हुए मैकू से कहा कि आज उसकी पोती का जन्मदिन है। अच्छा हुआ कि पोती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को राजसी कपड़े पहनने होंगे। परंतु लोगों से गुजारिश है कि पास के कमरे में जाकर अपने पहनावे बदल लें। यह बात कहते हुए वह बूढ़ा बार बार मैकू के गले में लटकती हुई माला को देख रहा था। उस माला के तरफ जब भी उसकी नज़र जाती वह थोड़ा भयभीत होने लगता। तभी अचानक एक खूबसूरत किशोरी वहाँ आ गई और उस बूढ़े की ओर देखकर बोली कि दादाजी, इस अवसर पर आप मुझे क्या उपहार देने वाले हैं। वह बूढ़ा हंसा और मैकू तथा रमेश की ओर देखते हुए बोला कि बेटी, तुझे मैं ऐसा उपहार दूंगा कि तू खुशी के मारे झूम जाएगी। इतना कहकर बूढ़े ने जोर का अट्ठास किया। ऐसा लगा कि उसकी अट्ठास में पूरी हवेली हंसने लगी। अब माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। मैकू ने अपना विवेक नहीं खोया और रमेश का हाथ पकड़कर पहनावा बदलने के लिए पास के बताए कमरे में तेजी से चला गया। कमरे में पहुंचकर जब रमेश डर के मारे अपने कपड़े उतारने लगा
तो मैकू ने उसे रोका और कहा, बेवकूफ़ी मत कर, अपने कपड़े को पहन कर रख। और साथ ही उसने अपने जेब से दुर्गा चालीसा को निकाल कर रमेश की जेब में रख दिया। दोस्तों, पूरी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।